फाइट करना स्टार्ट कर दिया, तो उन पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था, जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे, बहुत बहुत ज्यादा काम करवाते थे, लेकिन पैसे कम देते थे। कि किसी की पेंशन रोक दी गई, जैसे नाना साहिब के फादर की पेंशन रोक दी गई, इस वजह से वो गुस्से में थे, तो वो ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो इनको सभी को अपील किया गया, हर सेक्शंस के लोगों को अपील किया गया, एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई कि भाई तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। जब तक हम नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा नहीं होंगे, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा नहीं होंगे, हम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ सेंटर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 11, जिसका नाम है रिबेल्स एंड द राज। बेसिकली इस चैप्टर में हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे। ये रिवोल्ट क्यों होता है, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, इसमें ना सिर्फ सैनिकों ने बल्कि पेजेंट्स ने, जमींदार ने, मर्चेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये क्यों फिर फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और हमारे स्टूडेंट ने बोला है कि ये इंडियंस की तरफ से, भारतीयों की तरफ से अपनी स्वतंत्रता के लिए उठाया गया ये पहला कदम था। तो क्यों कहा है, ये सारे रीजन जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए तो समझते हैं रिबेल्स एंड द राज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। एडवेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? एडवेंट का मतलब होता है आगमन। मतलब ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, इसके पीछे क्या रीजन थे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बात है किसकी? 10th में 1857 की। सिपॉयज कौन होते हैं? सिपॉय किसको कहा जाता है? सिपाहियों को कहा जाता है। सिपॉयज किसको कहा जाता है? सिपाहियों को कहा जाता है। द कंटोनमेंट ऑफ द मेरिट ब्रोक आउट इन द म्यूटिनी। अब ये म्यूटिनी क्या होता है, सिपॉयज क्या होता है, इसको सिपॉय म्यूटिनी क्यों कहा गया, दोनों को मिला करके देखो। जब एक बहुत बड़ा ग्रुप, सोल्जर्स का ग्रुप, किसी काम को करने से मना कर देता है, यानी कि उनके कमांडर ने कोई ऑर्डर किया और उस ऑर्डर को डिसोबे कर देते हैं, उसके ऑर्डर को नहीं फॉलो करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सैनिकों का ग्रुप अगर किसी काम को करने से मना कर देता है तो उसको कहा जाता है सिपॉय म्यूटिनी। और म्यूटिनी का मतलब है किसी एक काम को बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप में जो लोग होते हैं वो मना कर देते हैं। तो अगर सिपॉय उसमें आ गया तो सोल्जर्स उसमें ऐड कर दोगे। और अगर सिंपल पूछा जाता है कि म्यूटिनी किसको कहा जाता है, म्यूटिनी का मतलब होता है कि जब एक बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप किसी काम को करने से मना कर देता है, उसको कहा जाता है म्यूटिनी। राइट, तो इसको सिपॉय म्यूटिनी कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये सिपाही विद्रोह था, सिपाहियों ने ही ये विद्रोह स्टार्ट किया था। तो क्यों किया था, कैसे किया था, यहां से देखना। तो बात किसकी कर रहे हैं हम? 10th में 1857 की। इट स्टार्टेड विद द नेटिव इन्फेंट्री। अब ये नेटिव इन्फेंट्री क्या होते हैं? नेटिव का मतलब होता है देसी, यानी कि जो वहां के लोकल लोग होते हैं ना, लोकल लोग होते हैं। राइट, तो इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल जो सैनिक होते हैं, और पैदल सैनिक जो होते हैं वो वाकई में पैदल सैनिक। ठीक है, ये जो पैदल सैनिक, यानी कि पैदल सैनिकों का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना, तो जिसमें पैदल सैनिक भी होते हैं, वो दुश्मन के साथ में फिजिकली उनको बहुत ज्यादा फिट वगैरह रहना पड़ता है ना, एकदम फिट रहना पड़ता है ताकि वो उनसे अच्छे से लड़ सके। घुड़सवार हो गया, हाथी पे सवार होकर के और फिर लड़ाई करी जाती है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि जो नेटिव इन्फेंट्री है, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब वहां के जो लोकल लोग थे, उनके जो पैदल सैनिक थे, उनकी बात हो रही है। एंड द कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है हॉर्स राइडर, यानी कि घुड़सवार जिसको बोलते हैं। राइट, तो कैवलरी का मतलब क्या होता है? घुड़सवार। तो इट स्टार्टेड विद द, तो ये जो रिवोल्ट है ये किससे स्टार्ट होता है? ये होता है नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों से, घुड़सवारों से, एंड देन टू द सिटी, और फिर ये सिटी के अंदर पहुंच जाता है। स्टार्टिंग कहां से हुई? सिपॉय से हुई थी, सिपाहियों से हुई थी। राइट, अब सिपाही भी कैसे? वो सिपाही जो पैदल चलने वाले थे, पैदल लड़ने वाले थे, वो सिपाही जो घुड़सवार थे, तो इनके साथ ही ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। राइट, तो द सिपॉय कैप्चर द बेल ऑफ द। अब इन सिपॉयज ने क्या किया? अब ये बार बार सिपॉयज वर्ड आएगा। देखो, उनसे सिपाही बोला तो जाता नहीं था ब्रिटिशर से, सिपाही सिपाही तो नहीं बोल सकते थे, उनका टंग ट्विस्ट ही ऐसा होता है कि सिपाही को सिपॉय सिपॉय करके बोलते थे। राइट, तो क्या हो जाएगा? द सिपॉय कैप्चर, द सिपॉयज ने क्या किया? सिपाहियों ने क्या किया? बेल, और बेल ऑफ अलार्म का मतलब होता है जहां पर उनका जो वेपन्स वगैरह रखे जाते थे ना, उसको कैप्चर कर लिया। जहां पर उनके हथियार रखे जाते थे, गोला बारूद, ये जो बंदूकें रखी जाती थी, जो भी उनके वेपन्स होते थे, उनको कैप्चर कर लिया। वेयर द आर्म्स एंड द इम्यूनिशंस वर केप्ट। राइट, सो दे अटैक्ड व्हाइट पीपल। सभी का टारगेट कौन बन रहे थे? ये व्हाइट पीपल बन रहे थे, अंग्रेज बन रहे थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग लाइक द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट ऑफिसेस एंड द ट्रेजरी एटसेट्रा, सभी उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे सब पर अटैक करके सबको तोड़ फोड़ डाला। जो भी उनके सामने ब्रिटिशर्स आ रहे थे, व्हाइट मैन आ रहे थे, उनको सबको मारते
बढ़ते आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, सबको मारते हुए। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ, अचानक से शाम को क्या होता है, दोपहर में 10th में किसकी बात हो रही है, 10th में 1857 की, अचानक से सिपाहियों के बीच में क्या हुआ, जोर जोर से बिगुल बजने लग जाते हैं, अचानक से हवा में फायरिंग होने स्टार्ट हो जाती है, उन्होंने अटैक कर दिया, व्हाइट पीपल पर अटैक कर दिया, व्हाइट मैन पर अटैक कर दिया, उनके ट्रेजरी को लूट लिया गया, उनके जो वेपन्स वगैरह जहां रखे जाते थे उस स्टोर हाउस को लूट लिया गया, सारे बिल्डिंग ऑफिस सब तोड़फोड़ डाले, सब बही खाता सब जला डाले। तो ऐसा क्या हो गया था उस दिन जिसकी वजह से सिपाहियों ने एकदम से विद्रोह कर दिया। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये एकदम से नहीं हुआ था, ये अचानक नहीं हुआ था, इससे पहले जो भी छोटी छोटी जो बातें थी ना, तो वो कहते हैं ना कि इंक्लूड होके फिर वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेस तो पहले ही बन रहा था कि इससे पहले कि हमने चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने आकर इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, तो उन पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था, जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे, बहुत बहुत ज्यादा काम करवाते थे, लेकिन पैसे कम देते थे उनसे। अब पीजेंट्स के ऊपर कैसे, पीजेंट्स को उनके जो अनाज होते थे तो उनको बहुत ही कम रेट पर खरीदते थे, जबकि वो सेल करते थे तो बहुत ज्यादा रेट पर सेल किया करते थे। तो ऐसे काफी सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोग अब व्हाइट मैन को अपना टारगेट बना रहे थे, व्हाइट मैन उनके दुश्मन लग रहे थे। कौन व्हाइट मैन, ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो ये सब हो रहा था। नेक्स्ट आता है कि टेलीफोन लाइंस भी कट कर दी, कि देखो ब्रिटिशर्स जो है वो उनके पास टेलीफोन फैसिलिटीज थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको कम्युनिकेशन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता था, बस फोन किया कि भाई हमारे यहाँ पर इस तरह का विद्रोह हो गया है, तो फटाफट से अपनी आर्मी लेकर के इधर आ जाओ, तो रिवोल्ट को उसी टाइम दबाया जा सकता था। लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, सिपाहियों ने यहाँ पर कह रहे हैं ना, सिपाहियों ने क्या किया कि टेलीफोन लाइन जो थी वो भी कट कर दी। अब बताओ जरा, अब फोन करो तुम कहां से करोगे, तो नहीं कर पाए। तो इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा वो डिले हो गए, कौन, ब्रिटिशर्स। अब ये क्या करते, अराइवल ऑफ दिल्ली, जब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, वहां से जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस वोल्ट में, मतलब सिपाहियों का जो ग्रुप था ना, उसमें से जिन जिन सिपाहियों ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया, जो फर्स्ट एक्टिविटी थी, और उनका पता लगाया तो उनको जॉबलेस कर दिया, उनको आर्मी से निकाल दिया, ठीक है। अब निकाल दिया तो ऐसा नहीं था कि वो हाथ पर हाथ रख के बैठे होंगे इंडियंस, तो उन्होंने क्या किया, यार निकल तो गए हैं तो चलो आगे इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं, और फिर वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। लेकिन 5 उनमें से, अब मान लीजिए कि 100 लोगों ने या 100 सिपाहीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें से 5 ऐसे थे जो कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो दूसरा काम कर रहे थे। दूसरा काम मतलब जैसे कि एक तरफ तो वो एक्टिविटी कर रहे थे, विद्रोह वाली एक्टिविटी कर रहे थे, तो दूसरे वो 5 लोग क्या कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे कि अपने उनके जो जितने भी इंडियंस को उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था, कैदियों को प्रेजेंट किया हुआ था, जेल में बंद किया था, उनको खोलने का काम किया, उनको रास्ता बताया, देखो तुम्हें यहाँ जाना है। हालांकि वो जो है वो बिहाइंड द कर्टन काम करते रहे, लेकिन काम तो वो भी कर रहे थे ना। तो उन 5 लोगों को तो रख लिया गया आर्मी में, बाकी जो 95 जो सोल्जर्स थे उनको जॉबलेस कर दिया गया। अब वो सोल्जर्स वो कहते हैं ना कि वो एक जगह नहीं बैठे कि हमें इस रिवोल्ट को और ज्यादा स्प्रेड करना है, तो उन्होंने आइडिया लगाया, और उन्होंने क्या, सारे के सारे सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली जाकर के जो बहादुर शाह जफर है, उस टाइम में हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान थे, तो उनकी अथॉरिटी से लेकर के, उनकी अथॉरिटी लेकर के हम इस रिवोल्ट को इतना स्प्रेड करेंगे, इतना हम बढ़ाएंगे, इतना हम फैलाएंगे, ताकि ये जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाए। तो क्या होता है, वेरी नेक्स्ट डे 11 मई 1857 को द सिपाही अराइव द गेट ऑफ द रेड फोर्ट, वो रेड फोर्ट के गेट पर पहुंचते हैं। अच्छा, आप में से किस किसने रेड फोर्ट देखा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो रेड फोर्ट ऑन द 11th May 1857 many other sepoys are entered, also entered the Delhi and people of the city joined them। इसके साथ साथ में बहुत सारे सिटी के लोग भी उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। रिच पीपल ऑफ द दिल्ली, तो इसके साथ साथ में जो पुअर थे, ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग थे जिनके साथ में वो जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, वो भी इस रिवोल्ट में आकर पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो रिच पीपल्स थे, रिच पीपल्स ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड एंड द यूरोपियन वर किल्ड। रिच पीपल को क्या किया गया, रिच पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के रिच पीपल्स वर अटैक्ड एंड वर अटैक्ड, यानी कि उन पर अटैक किया गया, लूटेड एंड, और उनके ऊपर अटैक करके उनको लूटा गया। भाई अब रिच पर्सन होंगे, देखो इनका सीधा सा सिंपल सा फंडा था, क्या था, ये लोग रिच पीपल को क्यों अपना टारगेट बनाएंगे, क्योंकि पैसा चाहिए था। पैसा कहां से आएगा, रिवोल्ट तो स्टार्ट कर दिया लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिएंगे ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिच जो पीपल थे
उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उनकी दुकानों को लूट लिया गया, यूरोपियंस को किल कर दिया गया, सराउंडेड बाय द सेपॉयज बहादुर शाह। और ये सारी एक्टिविटी दिल्ली में हो रही थी। अब ये बात जब पता चली बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट सपोर्ट देम। जब ये बात पता चलती है बहादुर शाह जफर को, तो वो क्या करे, क्योंकि इनसे अथॉरिटी लेने के लिए आए थे, कुछ लोग उनसे बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए गए, तो कुछ लोग जो है वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, शॉप्स को लूट रहे थे, वहां से जो भी उनका खाना पीने का सामान था या जो भी पैसे वगैरह थे उनको लूट रहे थे। तो ये काम दूसरे कर रहे थे, और जो थोड़े से जो सैनिक थे वो बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए जाते हैं और अथॉरिटी लेते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाएंगे, क्योंकि आप जो है वो शहंशाह हिंदुस्तान है, आपकी बात सभी मानेंगे। तो आपसे अथॉरिटी लेकर के एक डॉक्यूमेंट साइन करवा करके, और जब हम अलग अलग राजाओं के पास जाएंगे तो वो आपके काम को मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो सुप्रीम अथॉरिटी हो। तो बहादुर शाह जफर ने बेचारे ने क्या कहा पता है, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ना तो मैं लड़ सकता हूँ, ना भाग सकता हूँ, ना मैं जो है वो वेपन्स वगैरह चला सकता हूँ, ना तलवारबाजी कर सकता हूँ, तो मेरा क्या फायदा बताओ लीडर बनने का। उन्होंने कहा, सिपाहियों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये बता दीजिए, बस आप हमारे नाम के लीडर बन जाइए, यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वही हमारे अगर लीडर बन जाती है तो इससे बाकी के राजाओं पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, लड़ने वड़ने का काम हम करेंगे, बस आप क्या करो, बस हमारी ये एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लीजिए, हमारे ये प्रपोजल स्वीकार कर लीजिए कि आप हमारे लीडर हैं। अब बहादुर शाह जफर अगर मना करता तो सारे इंडियंस उनको भी तो अटैक कर सकते थे ना, उनको भी तो प्रॉब्लम में डाल सकते थे, उनको भी तो मार सकते थे। अब वो इधर से इंडियन से डरा हुआ था, और अगर बहादुर शाह जफर अगर हाँ करता है तो इधर से ब्रिटिशर्स का दुश्मन बन जाएगा। अब क्या करे बहादुर शाह जफर, इधर गिरा तो कुआं, इधर गिरा तो खाई, और बीच में बहादुर शाह जफर की आफत आई। अब क्या करे, फिर उन्होंने सोचा यार इतने सालों से हम इंडिया में रूल कर रहे हैं, एक तरह से अटैचमेंट हो गई थी इंडियन से, राइट, ठीक है कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा, इधर भी तो मरना है इधर भी मरना है, तो मैं इंडियन का साथ देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया फिर मैं इंडियन का साथ देता हूँ, और उन्होंने इंडियंस की जो प्रपोजल था उनको मान लिया। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। The event came to be known as the Great Uprising, the 1857. It also came to be known as the First War of the Independence. इसको जो है वो इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी को भी कहा जाता है कि ये स्वतंत्रता के लड़ा गया ये ऐसा पहला विद्रोह था। पैटर्न ऑफ द रिबेलियन, पैटर्न क्या होता है बच्चे, पैटर्न होता है एक तरह से प्लान करना कि रिबेलियंस का प्लान क्या था इसको स्प्रेड करने में। देखो कि if one analyzes the outbreak of the revolt of chronological order, it would appear that news mutiny spread like the wild fire and जैसे जंगल में आग लगती है ना, तो उस तरीके से ये जो सिपाही म्यूटनी हुई थी, ये सिपाही विद्रोह हुआ था, वो ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहा, जिस आर्मी में ये हुआ था ना सिर्फ वहीं तक सीमित हुआ, बल्कि दूसरी आर्मी के लोगों को पता चल गया, दूसरी जो रेजिमेंट में जो इन्फेंट्री थे, ठीक है, तो उनको भी पता लग गया, जो कैवलरी मैन थे उनको भी पता चला कि हमारे इंडियन भाइयों ने रिवोल्ट कर दिया, तो उनका साथ देने के लिए अब वो भी उनमें कूद पड़ते हैं इस 1857 के रिवोल्ट में। अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर ये खबर जो है, न्यूज जो है इतनी तेजी से फैलती है, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, तेजी से आग लग जाती है, तो उसी तरीके से ये पूरी न्यूज जो थी वो आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाती है। वन कंटोनमेंट आफ्टर अनदर टुक अप द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, हर कोई अब ब्रिटिशर्स को अपना टारगेट बना रहा था, हर कोई उनके अगेंस्ट था, राइट। उसके बाद द सेपॉय इन द क्या कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द म्यूटनी। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, ये जो हमने इतना सारा पढ़ा कि अचानक से बेल अलार्म हो गया, यानी कि उनके खजानों को लूट लिया गया, ऑफिसेज वगैरह तोड़ फोड़ दिए गए, बहादुर शाह जफर के पास आए, ठीक है, उसके बाद ये जो रिच पीपल थे दिल्ली के, इनको भी लूटा गया, इनकी शॉप्स वगैरह लूटी गई, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन अब रीजन क्या बनता है कि ये हुआ क्यों था, तो ये क्यों हुआ था। The sepoy in the cantonment of the Meerut broke out into the mutiny, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, मेरठ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से ये सेपॉय म्यूटनी हुई थी। आफ्टरनून की बात है, 10th में 1857 दे सीज द रॉब्ड ब्रिटिश ट्रेजरी एंड द वेपन। उन्होंने रॉब्ड का मतलब क्या होता है, लूटना, लूटमार, एक बड़े लेवल की लूटपाट मचाना, ठीक है, रॉबरी होता है वो, राइट। तो उन्होंने उसको लूट लिया, इनकी ट्रेजरी को लूट लिया, खजाने को लूट लिया, इनके वेपन्स वगैरह को सबको लूट लिया गया। रिकॉर्ड्स वर बर्न, तो रिकॉर्ड, हर चीज के रिकॉर्ड जो है वो जला दिए गए। एंड एवरीबडी विच वाज रिलेटेड टू द व्हाइट मैन वर टारगेटेड। जो कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई किसी का रिलेशन
अगर व्हाइट मैन से था तो वो सभी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, सभी को खत्म करते जा रहे थे, इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था उनके अंदर। द रिच ऑफ द दिल्ली, तो ये अभी अटैक, ये सारा हमने पढ़ लिया था, बहादुर शाह जफर। मनी लेंडर्स एंड द रिच बिकम द टारगेट इन द मेजर टाउन, तो यहां पर क्या कहते हैं, मनी लेंडर किसको बोलते हैं, मनी लेंडर बोलते हैं जो इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट पे पैसा दिया करते थे और मनमाना इंटरेस्ट उन पर इंपोज कर दिया करते थे, और अगर नहीं देते थे पीजेंट, उनको नहीं रीपे कर पाते थे तो उनकी जमीनों को सीज कर लिया जाता था। अब क्या कह रहे हैं, मनी लेंडर एंड द रिच बिकम द टारगेट इन द मेजर टाउन, तो मनी लेंडर को और जो रिच पर्सन थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, टारगेट बनाया गया मेजर टाउन्स में, जैसे लखनऊ में, कानपुर में, बरेली में। यहाँ पर जो रिच पर्सन थे, धनी लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, इनको भी और मनी लेंडर को भी, इनको जो है इन पर अटैक किया गया, इनको काफी लूटा गया, इनको मारा पीटा भी गया और इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, खास करके किस किस टाउन में, लखनऊ, कानपुर और बरेली में। अब आता है हमारे पास लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, इवन दो द रिवोल्ट टुक प्लेस एट द डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, हालांकि ऐसा ये जो रिवोल्ट हो रहा था ये पर्टिकुलर एरिया में ना होकर डिफरेंट एरिया में चल रहा था, देयर वाज अ सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट। तो ये जो सिमिलरिटीज थी, यानी कि रिवोल्ट, देखो गुस्सा सभी के अंदर था, हर कोई इसको अपने अपने तरीके से निकाल रहा था, हर कोई व्हाइट मैन को टारगेट बना रहा था। तो एक तरीके से ना सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहा, बल्कि अलग अलग भागों में, अलग अलग एरिया में वो किसी न किसी रूप में लोगों के सामने आ रहा था। तो और वो उसमें सिमिलरिटीज क्या थी, सिमिलरिटीज ये थी कि रिवोल्ट के पैटर्न को दूर दूर तक जो है वो बढ़ाना था, दूर दूर तक फैलाना था, ताकि जितना ज्यादा ये रिवोल्ट फैले, ये ब्रिटिशर्स उतने ज्यादा डर जाए और डर के मारे यहाँ से भाग जाए। सो द रीजन बिहाइंड दिस वाज द प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन सेपॉयज। तो इसके पीछे क्या रीजन था, ठीक है, इसके पीछे रीजन था प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो किसी चीज को जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो और वो भी बहुत बड़े लेवल पर, राइट, अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, आप प्लान करोगे, टाइम टेबल फॉलो करोगे कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे। तो हर किसी काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और वो प्रॉपर प्लानिंग जो थी वही एक तरह से सक्सेस की सीढ़ियां होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था, प्लानिंग थी, तो ये इसके पीछे का रीजन ये था। So sepoy of their agent moved from one station to another. इन्होंने देखो कैसे स्प्रेड किया, अब जो सेपॉयज थे वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उसको स्प्रेड कर रहे थे। जैसे आपने एक चपाती मूवमेंट सुना होगा, मैंने इसकी शॉर्ट भी बनाई थी, जाकर के इसी चैनल पर देखिएगा, चपाती मूवमेंट। अब ये चपाती मूवमेंट क्या था, चपाती मूवमेंट ये था कि गांव, जंगल की तरफ से एक आदमी निकलता, ठीक है, वो अपने साथ में कुछ रोटियां लेकर आता और वो गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, गांव के चौकीदार को दे दिया करता था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। इस तरीके से ना वो एक तरीके से माना जाता है कि ये एक सिग्नल था कि हमें किस तरह से इस रिवोल्ट को और ज्यादा स्प्रेड करना है। तो अलग अलग सिंबल से, एक चपाती, एक लोटस था, तो ये उनको सिंबलाइज करता है। तो सेपॉय एंड देयर एजेंट मूव वन स्टेशन टू अनदर फॉर प्लानिंग एंड टेकिंग अबाउट द रिबेलियन, राइट। सेपॉयज कौन, सिपाही थे, ये एक जगह से दूसरे स्टेशन में जा करके ना ये खबर फैला रहे थे कि देखो तुम्हें अब ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी जाकर हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन द अर्ली मे की बात है, ठीक है, अर्ली मे की बात है। अभी तो हम 10th में 11th में की बात कर रहे थे ना, लेकिन इससे पहले की बात है। अवध में अवध क्या था, अवध रेगुलर कैवलरी, अवध की जो रेगुलर कैवलरी थी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, वहां के जो आर्मी में घुड़सवार थे, अवध की 7th नंबर की कैवलरी थी, रिफ्यूज टू। तो स्टार्ट कहां से होता है, ये यहां से होता है। रीजन क्या था, ये रीजन था न्यू कार्टेजेस को यूज करना था। अब ये नए कार्टेजेस को यूज करने से सिपाहियों ने क्यों मना किया था, क्योंकि इन नए कार्टेजेस पर क्या किया जा रहा था, काव और पिकफिट लगाए जा रहे थे, उनका कोट किया जा रहा था। काव और पिकफिट कोटेड क्या होते हैं, कारतूस क्या होते हैं कि जैसे बुलेट होती है ना, तो पहले जो राइफल में ना पुराने टाइप की बुलेट्स वगैरह यूज हुआ करती थी। अब जो नए टाइप की जो बुलेट आई ना, इस तरीके की जो हम करते हैं, नए टाइप की जो बुलेट आई, तो उसके चारों तरफ ना, इसके चारों तरफ जो है वो गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया जाता था, ताकि अंदर का जो ये गन पाउडर है ना, ये सौगी ना हो, ये सीलन ना हो। अब इसके लिए कैसे कदम उठाए गए कि पहले क्या करते थे कि कहीं दूर दूर तक जब इनको लड़ाई वगैरह पे जाना होता था, तो उस सिचुएशन में क्या करते थे,
इंडियंस पर ना दो बड़े बड़े बारूद के जो गन पाउडर के जो बैग्स होते थे उनके कंधों पर लाद दिया करते थे, क्योंकि उसी टाइम बनाते थे बुलेट्स वगैरह, उसी टाइम बनाते थे। तो कई बार बुलेट्स बनाते टाइम ना क्या होता था, किसी किसी में ज्यादा भर जाती थी, एक्सप्लोड हो जाता था, किसी में कम भरती थी तो फिर फुस्सी हो जाता था, नहीं काम करता था। और किसी किसी में अगर मॉइस्चर ज्यादा होता था तो वो वैसे काम नहीं करता था। तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हम एक नए तरह की कार्ट्रिजेस, एक नए तरह की गन जो है वो यूज करेंगे, जिससे कि सारी चीजें अच्छी रहे और हम बहुत ही पावरफुल इसमें बुलेट्स वगैरह डालेंगे, जिससे कि सामने दुश्मन पर अच्छी तरह से वार किया जा सके, उसको हराया जा सके। इसीलिए नए कार्ट्रिजेस को यूज कर रहे थे। और इन नए कार्ट्रिजेस को यूज करने से उन्होंने मना कर दिया, किसने? अवध में जो 7th अवध रेगुलरली कैवल्री थी, इन्होंने सबसे पहले मना कर दिया कि हम ये कारतूस यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो काव है वो हिंदुओं का, हमारा जो है वो हॉली एनिमल है, और जो पिग होता है वो इस्लाम धर्म में, कुरान में जो है वो निषेध माना गया है, प्रोहिबिटेड माना गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही उनके धर्म के खिलाफ थी। और इसको क्या होता था, इस बुलेट को मुंह से छीलना होता था। जैसे आप ये जो वो होता है ना, क्रैकर होते हैं, पटाखा होता है, जो इसकी ये जो होती है ऊपर की, तो इसको क्या करते हो आप, इसमें गन पाउडर भरा होता है, बारूद भरा होता है, इसी से एक्सप्लोड होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो मुंह से छीलना होता था। अब मुंह से छीलेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से अलग हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि उन्होंने इस कार्ट्रिजेस को मना कर दिया कि हम लोग इस तरह के कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करेंगे। एंड रोड द 48 इन नेटिव इन्फेंट्री, और फिर क्या किया, 48 जो नंबर की नेटिव इन्फेंट्री थी उसको एक लेटर लिखा अबाउट दिस इंसिडेंट एंड अवेटेड फॉर देयर ऑर्डर, कि इस तरीके से जो नए कार्ट्रिजेस हैं ये यूज नहीं करने हैं। और जब ब्रिटिशर्स ने लिखा कि सिपाहियों ने न्यू कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया है, तो वो लेटर जाता है दूसरे वालों के पास में। अब वहां पर पता चल गया कि भाई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरीके से ये स्प्रेड करने का, 1857 के रिवोल्ट को स्प्रेड करने का एक तरीका था। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लीडर्स एंड द फॉलोवर्स ऑफ द रिवोल्ट। द लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री वर दिल्ली, हाँ दिल्ली 2 बार लिखा गया है, ठीक है। द लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब जो लीडर थे ना वो ना सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया से, ना सिर्फ दिल्ली से, बल्कि अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से ना अलग अलग लीडर्स इमर्ज होते हैं, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि चाहे उनका अपना इसमें प्रॉफिट था या अपने तरीके से वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, कि किसी की पेंशन रोक दी गई, जैसे नाना साहेब के फादर की पेंशन रोक दी गई, इस वजह से वो गुस्से में थे, तो वो ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। फिर अगर बात करें पीजेंट्स की साइड की, तो आरा बिहार से राजा कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई के डॉटर सन को जो है वो उनसे उनका राज्य छीन लिया गया। तो हर कोई लीडर, चाहे वो अपने अपने फायदे के लिए इसमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर रहा था ना। अब कौन कौन से लीडर, कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से स्टेट से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से देखेगा। मुगल एम्परर जो थे वो कहां से थे, दिल्ली से पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इन्होंने सेपॉयस के कहने पर लीडरशिप जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। कानपुर में क्या होता था, कानपुर, इन कानपुर द सिपॉय एंड द पीपल ऑफ द टाउन सिलेक्टेड द नाना साहेब। अब कानपुर से नाना साहेब इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। द सक्सेसर ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड पता है कौन है आपको? अच्छा, आप में से किस किस ने बाजीराव मस्तानी देखी है? शायद देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो ये हिस्टोरिकल मूवी होती है ना, ये जरूर देखा हो, इससे आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होगी, राइट। तो ये वही बाजीराव सेकंड है जिनका रोल प्ले किया था किसने, रणवीर सिंह ने, राइट। तो इनका जो बेटा था नाना साहेब, तो बाजीराव सेकंड की पेंशन बंद कर देते हैं, है ना। लास्ट में आपने मूवी के एंड में देखा होगा कि वहीं पर आकर रुक जाती है ये सारी चीजें, कि बाजीराव सेकंड को बोला कि ठीक है, हम सालाना तुम्हें इतना पेंशन दिया करेंगे, तो उनके साथ में कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन किया गया था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बाजीराव को पेंशन दी जानी चाहिए थी, जो कि अंग्रेजों से मिलनी बंद हो गई थी। अब इसके चलते नाना साहब को गुस्सा आता है और वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। झांसी से क्या हुआ था, झांसी में इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ द झांसी, अज्यूम दैट द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग। तो इनको जो है, इनके राज्य को उन्होंने अपने एम्पायर में मिला लिया था। क्यों मिलाया था? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये था, आपका
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जिस भी राजा रानी का कोई मेल सक्सेसर नहीं होता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई का कोई वो नहीं था, कोई मतलब जो मेल सक्सेसर था वो था नहीं, और जो था उनकी डेथ हो गई थी। बाद में इन्होंने सन को अडॉप्ट किया, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स ने उसको नहीं माना, तो इनके राज्य को मिला लिया गया। तो ये इस तरीके से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती है। बिहार से कौन थे? बिहार राजा कुंवर सिंह, अ लोकल जमींदार ऑफ द आरा, बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। उसके बाद अवध से कौन थे? द पीपल इलेक्टेड द ब्रिजेश कादिर। तो अवध से कौन थे? ब्रिजेश कादिर, जो कि किसके? नवाब वाजिद अली शाह के सबसे छोटे बेटे थे। इन्होंने अवध से उसको लीड किया। तो ये कौन थे? बहादुर शाह जफर थे दिल्ली से, नाना साहेब कहां से थे? कानपुर से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और राजा कुंवर सिंह आरा बिहार से। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अवध इन रिवोल्ट। अब रिवोल्ट होता है अवध में, इसके पीछे क्या रीजन थे? देखो, बात करते हैं हम 1856 की, रिवोल्ट की हम 1857 की बात करें, लेकिन उससे पहले की कहानी जान लेते हैं कि अवध में क्यों रिवोल्ट हुआ था, राइट? तो 1856 की बात है। द किंगडम ऑफ द अवध वाज फॉर्मली एनेक्स्ड। तो 1856 में इस अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। क्यों मिला लिया गया था? क्योंकि अवध उस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉस्पर स्टेट था, पॉपुलेटेड था, घनी आबादी इसमें रहा करती थी, और इसमें माइंस वगैरह भी बहुत थी। तो कहने का मतलब रिच ऑफ सोर्सेस इसमें पाए जाते थे। इसकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो कहने का मतलब इतने क्वालिटी के होते हुए अब ब्रिटिशर्स की नजर अवध पर थी, और इन्होंने लगातार 1851 से लेकर 56 तक लगातार, मैं अभी बताऊंगी आगे, ठीक है? तो क्या किया था? लगातार इसे प्रयास करते रहे, और एटलीस्ट 1856 में अवध को कैप्चर कर लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक स्टेटमेंट बोली थी, लॉर्ड डलहौजी ने कि ये अवध एक ऐसी चेरी है। ये कब बोली थी? ये बोली थी 1851 में, ठीक है? कि ये एक अवध जो एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि उनको लग रहा था कि अवध से उनको काफी प्रॉफिट मिलने वाला है, काफी हम यहाँ से जो है रिसोर्सेज को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसीलिए 1851 में जब ये स्टेटमेंट बोली, ठीक है, कि अवध एक ऐसी चेरी है जो हमारे एक दिन मुंह में आकर गिरेगी, और ये किसने बोली थी? ये बोली थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी, राइट, 1851 में। और लगातार 1856 तक लगातार इस पर प्रयास करते रहे, कंटिन्यू एफर्ट करते रहे कि किसी न किसी तरह से तो ये आए हमारे उसमें अंडर में आए, हमारे कब्जे में आए। सो ऑल द मेजर एरियाज ऑफ द इंडियन इंक्लूडिंग द मराठा, ना सिर्फ अवध को बल्कि बहुत सारे एरियाज को, फॉर एग्जांपल मराठास को भी, ठीक है, मराठा लैंड भी उन्होंने कर दिया। द दोआब जो भी, वो भी अपने एम्पायर में मिला लिया। एंड द Carnatic of the Punjab and the Bengal were conquered by the British by the early 1850s। 1850s के दशक में ब्रिटिशर्स ने इतने सारे इंडियन जो है स्टेट्स में, या इतने सारे इंडियन एरियाज को कैप्चर कर लिया। आफ्टर दैट क्या होता है कि सब्सिडरी अलायंसेस। अब ये जो कैप्चर करने का जो तरीका था, आइडिया था, ये दो तरीके से अपने आइडियाज लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखना, एक तो इनमें से क्या था? सब्सिडरी लाइन से, दूसरा क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अभी मैं बताऊंगी आगे, ठीक है, क्या था। तो सब्सिडरी लाइंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है सहायक संधि। क्या कहा जाता है? सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि कहा जाता है। द सब्सिडरी अलायंसेस वाज इम्पोज्ड ऑन द अवध इन 1801। तो ये अवध पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि अवध पर सब्सिडरी अलायंसेस, सहायक संधि कब इंपोज की गई? ये की गई थी 1801 में। अभी जो मैंने बताया ना कि अवध को कैप्चर कर लिया था, और 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अवध एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। तो ये कहानी उसी से कनेक्ट कर रही है। अब क्या कह रहा है? 1801 में अवध पर ये सब्सिडरी अलायंसेस इंपोज कर दी गई थी, क्योंकि देखो अवध को कैप्चर करना था तो कोई ना कोई तो इस पर कुछ एलिगेंस, कुछ इस पर कोई ट्रीटी साइन करवाना, या कोई बाद में करेगा, ये एलिगेंस लगा देंगे, कुछ शासन की नीति का आरोप लगा करके अवध को छीन लेंगे। तो काफी कुछ अवध को कैप्चर करने में इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। तो 1801 में अवध पर सब्सिडरी अलायंसेस लगा दी जाती है। क्वेश्चन ये बनता है कि मैम ये सब्सिडरी अलायंसेस थी क्या? सुनो मेरी बात, इसमें जो है बताया गया है कि दिस सिस्टम वाज डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। ये कौन है? ये है लॉर्ड वेलेस्ली, और इन्होंने ही अवध पर इन्होंने 1798 में सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। लगाने वाले, दिमाग लगाने वाले, ये आइडिया किसका था? ये था लॉर्ड वेलेस्ली का, राइट। और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सब्सिडरी अलायंस को लागू करते हैं, और 1801 में अवध जो है
अवध पर ये सब्सिडी अलायंसेस इम्पोज कर देते हैं। ऑल दोज हु एंटर सच अलायंसेस, इसमें वो लोग शामिल होंगे, इसके अकॉर्डिंग इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या थी सहायक संधि की। देखो एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ वो थे जो सब्सिडी अलायंसेस को एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब उसको स्वीकार कर रहे थे। दोनों की तरफ से कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या थी। ब्रिटिशर्स की तरफ से बोला गया कि देखो राजा बड़ी बड़ी आर्मी रखते थे, तो राजा को बोला गया कि तुम अपनी इतनी बड़ी आर्मी नहीं रखोगे, थोड़ी सी आर्मी रखोगे, उसमें ज्यादातर हमारे ही सैनिक होंगे। ठीक है, इधर सुनना जरा ध्यान से, ज्यादातर हमारे ही सोल्जर्स होंगे और उनका सारा रहना खाना जो भी उनका खर्चा होगा वो सारा वो पर्टिकुलर राजा देगा। दूसरी बात ये कि तुम हमारे पूछे बिना, हमारी अथॉरिटी के बिना तुम किसी दूसरे से, राजा से रिलेशन नहीं बनाओगे, ना कोई ट्रेडिंग रिलेशन बनाओगे, ना कोई फ्रेंडशिप रिलेशन बनाओगे, ना कुछ बनाओगे। ठीक है, पहले तुम्हें हमसे जो है वो अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि तुम्हें जो भी कुछ काम करना होगा सबसे पहले हमसे पूछना होगा, तब जाकर तुम वो काम आगे कर सकते हो, अगर हमने ओके कर दिया उसको तो। इधर से ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या बोला गया, ब्रिटिशर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग देयर अलॉय फ्रॉम द एक्सटर्नल, कि तुम्हारे ऊपर जो भी अटैक करेगा ना उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब तुम पर कोई अटैक नहीं करेगा, उसको पहले हमसे उलझना पड़ेगा, हमसे बैटल करना पड़ेगा, तब जाकर वो तुम तक पहुंचेगा। और तुम तो फिर तुम लंबी चादर तान कर सो जाओ, तुम्हारे पर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी, सारी मुसीबत हम झेलेंगे। ये जो स्टेटमेंट दी गई ब्रिटिशर्स की तरफ से दी गई थी। ठीक है, एंड देयर इंटरनल थ्रेट टू द पावर, तो जो उनको धमकियां मिलती है कि भाई हम तुम पर अटैक कर देंगे, हमारे पास ये है वो है करके, तो इन ऐसी धमकियों से भी तुम्हें नहीं डरना है, और ना ही तुम्हें ये डर होना चाहिए कि कोई तुम पर अटैक करके तुम्हारा राज्य छीन लेगा। तो वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तो इन द टेरिटरी ऑफ द अलॉय ब्रिटिश आर्म द कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, तो उसको क्या कहा गया कि जो भी उनके आर्मी के सोल्जर होंगे ना वो ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही होंगे। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग इंटरेस्ट इन अवध। अब इसमें अवध में क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा था, ग्रेजुअली ब्रिटिश इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध इंक्रीज, तो हालांकि उनकी जो इंटरेस्ट था वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी कल्टीवेशन हुआ करती थी उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता था। ठीक है, सो बेसिक स्पेशली किसका, कॉटन वगैरह का, राइट। तो दे फाउंड द सॉइल ऑफ अवध वाज द गुड प्रोड्यूसिंग द इंडिगो एंड कॉटन। तो इसमें इंडिगो मतलब नील की जो खेती होती है, नील की खेती के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल था अवध, और साथ साथ में कॉटन की। ठीक है, तो ये दो क्रॉपिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता था, और इनकी डिमांड भी थी बाहर के देशों में। तो अगर ये अवध से इस तरह की कल्टीवेशन करवाएंगे इंडिगो की या कॉटन की, तो इनके पास वो चीज आएगी, और ये जब बाहर उसको सेल करेंगे तो मुंह मांगे वहां से पैसे लेंगे, तो इनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसलिए ये अवध को कैप्चर करना चाहते थे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। So the region was located to be developed into the principal market of the upper India. ठीक है, तो इसकी मार्केट की जो डिमांड थी ना कॉटन और इंडिगो की, तो वो इंडिया के ऊपर की कंट्रीज में भी काफी पूछी जाती थी। रिमूवल ऑफ नवाब, अब देखो अवध के ऊपर सब्सिडी लाइसेंस इम्पोज कर दी, सब्सिडी लाइसेंस मतलब सहायक संधि इम्पोज कर दी, और वहां के राजा ने मान भी लिया कि ठीक है सारी आपकी कंडीशन मंजूर है, तो कम से कम अब हमें जो है एक तरीके से राज तो करने दो। तो ब्रिटिशर्स ने कहा तुम राज कर सकते हो, जैसे तुम पहले कर सकते थे, कर रहे थे वैसे तुम राज कर सकते हो, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन होगी। ठीक है, मान लिया। अब ब्रिटिशर्स सोचने लगे यार ऐसे भी काम नहीं बना, ठीक है ना, ऐसे भी काम नहीं बन रहा, इस तरीके से तो हमारे पास अवध पूरी तरीके से आया नहीं है क्योंकि राजा बैठा हुआ है, तो सबसे पहले इस राजा को वहां से हटाना है। और हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उनका जो प्लान था वो तो फेल हो गया, फेल इन द सेंस कि उन्होंने अगर वो बैटल करता, राजा बैटल करता कि नहीं मैं तो सब्सिडी अलायंस को जो है वो नहीं मानता हूं, नहीं एक्सेप्ट करता हूं, तो तुम्हें चाहे जो करना है वो कर लो, तो दोनों के बीच में बैटल होता, ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में बैटल होता, तो इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते तो अवध को पूरी तरह कैप्चर कर लेते। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि तुम सब्सिडी अलायंसेस को जो है वो एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, उन्होंने कर लिया चुपचाप से, कम राज्य तो मेरे पास रहेगा ना। अब दूसरा तरीका अपनाया उन्होंने, दूसरा तरीका क्या अपनाया, ये अपनाया उन्होंने कि द एनेक्सेशन ऑफ द लॉर्ड अवध बाय द लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल इंडिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द मिस गवर्नेंस क्रिएटेड द डिससैटिस्फैक्शन ऑन इन ऑल द एरियाज एंड द प्रिंसिपलिटीज दैट दे एनेक्स। यार क्या करते हैं, इसके राजा पर ना ऐसे ऐसे एलिगेंसेस लगा देते हैं, ऐसे ऐसे दोष लगा देते हैं जिससे इनकी प्रजा इस पर भड़क जाए और राजा को डिसलाइक करने लगे और वो खुद ही इनको निकाल दे। तो कुछ ऐसा हम आइडिया लगाते, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं। तो वहां के लोगों, जो वहां की पब्लिक थी अवध की,
उन्हीं में अपने कुछ लोगों को भेज करके ब्रिटिशर्स और पब्लिक को भड़काने का काम करती है कि तुम्हारा राजा ऐसा है, तुम्हारे राजा ने ये नहीं किया, तुम्हारे राजा को रूल करना नहीं आता, ये वो करके तो लोगों को भड़काने का काम कर दिया। हालांकि ये टाइम टेकन था, बेस तो बना ही रहे थे ना, तो वो सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे करते करते बहुत बढ़ जाती है और कुछ आधी से ज्यादा पब्लिक जो है वो अवध के राजा के खिलाफ हो जाती है। लेकिन कुछ उसमें से 1/4 पार्ट राजा के अभी भी वेल विशर थे, लॉयल थे, जो कि राजा के जाने पर इतने ज्यादा जो है वो मायूस हो जाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह वॉज डिस्प्लेस बाय द, अब नवाब कहाँ के, अवध के नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह, वॉज डिस्प्लेस्ड एंड एग्जाइल टू कलकत्ता। अब इन पर मिस गवर्नेंस यानी कि कुशासन का आरोप लगा करके कि तुम ठीक से राज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं करना आ रहा है तुम्हें, तो इस वजह से तुम्हारा राज्य हम ले रहे हैं। तो उनको डिथ्रोन कर दिया और उनको कलकत्ता भेज दिया गया, अवध से निकाल के कलकत्ता भेज दिया गया। एंड रिमूवल ऑफ द नवाब टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर, और इस तरीके से उनको हमेशा हमेशा के लिए अवध से निकाल दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया। जानते हो जब ये कलकत्ता जब ये जा रहे थे तो वहां की प्रजा ऐसे रो रही थी, मतलब जो इनके लॉयल थे ऐसे रो रही थी, पब्लिक ऐसे रो रही थी कि जैसे मान लो बॉडी से, एक हमारे हिस्टोरियन ने कहा भी है कि मान लो बॉडी से उनके प्राण निकल गए, उनकी सांसें, उनकी ब्रीदिंग जो है वो निकल गई हैं, तो खाली एक ढांचा खड़ा हुआ है। अब उनके मतलब जीने का ना कोई वजह नहीं रही है, जी रहे हैं लेकिन जीने की वजह नहीं है। जिस चाम से, जिस एक्साइटमेंट से वो काम कर रहे थे, अब वो एक्साइटमेंट उनकी नहीं रहेगी। तो वो इस तरीके से अपने राजा के लिए बोल रहे थे, वाजिद अली शाह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सर्कमस्टांसेस आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो अवध को कैप्चर करने के बाद में कैसी सिचुएशन हुई, कैसे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां पैदा हुई। द एनेक्सेशन ऑफ द अवध क्रिएटेड द ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब होता है बहुत दुख होना, किसी चीज का बहुत गहरा दुख होना। सो द तालुकदार, पीजेंट एंड द सपोय। अब देखो जब तक तो राजा था, तालुकदारों की भी बल्ले बल्ले हो रही थी, ठीक है, उनको भी सही से उनका जो भी रेवेन्यू वगैरह होता था अच्छे से लिया करते थे, ठीक है, इनके पास भी पावर थी, पीजेंट्स भी अच्छे से काम कर रहे थे, सिपॉयज भी अच्छे से अपना आर्मी में थे तो वो भी अच्छे से काम कर रहे थे। अ होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द इमोशन एंड इश्यूज, सभी लोग अपने राजा से इमोशनली जुड़े हुए थे, ठीक है। और जब इनको राजा को डिथ्रोन किया गया, हटा दिया गया, तो प्रजा ऐसे रोने लगी जैसे कि मान लो उनके जैसे पेरेंट्स से जो है वो एक छोटा बच्चा बिछड़ जाता है ना, इस तरीके से। सो ट्रेडिशन एंड द लॉयल्टीज एंड देम लेड देमसेल्फ टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरीके से राजा के जाने के बाद तालुकदार, पीजेंट्स और सेपोयस को की भी हालत जो है वो बुरी होती चली गई। इनको अब वो जो कहते हैं ना कि उस टाइम में राजा के साथ में जो इनके रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद अब इनकी स्थिति, इनकी परिस्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा बदतर हो जाती हैं। तो अब इनका कोई जीने का मकसद ही नहीं रहा था और ये बार बार अपने किसको, अपने राजा को याद करते हुए रोते थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट, अब इस रिवोल्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था साफ था। Revolt can be explained from the proclamation and the ishtihar notification issued by the rebels in 1857। इसका रीजन एक ही था कि हमें मिल करके ब्रिटिशर्स को यहां से निकालना है और हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें अपना खुद का राज चाहिए। दिस आर डिस्कस्ड बिलो। तो फर्स्ट होता है रीजन ऑफ यूनिटी। तो द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा। अब रिबेल्स जो थे, विद्रोही थे, उन्होंने जगह जगह पर इश्तिहार, बैनर्स वगैरह, यानी कि यूनिटी के बैनर्स वगैरह लोगों को दिखाए कि देखो हम एक मिलकर का अगर काम कर सकते हैं, मिलकर अगर हम काम करेंगे तो ब्रिटिशर्स को हम जल्दी ही यहाँ से निकाल देंगे। तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को जगह जगह पर पोस्टर्स के थ्रू जो है, बैनर्स के थ्रू दिखाया जाता है कि हमें यूनाइट होना है और यूनाइट होकर ही हम उनको यहाँ से निकाल सकते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 1857 अपील टू ऑल द सेक्शंस, तो इनको सभी को अपील किया गया, हर सेक्शंस के लोगों को अपील किया गया, एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई कि भाई तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। जब तक हम नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा नहीं होंगे, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा नहीं होंगे, हम जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो चाहे वो पीजेंट्स थे, जमींदार थे, या फिर जो है सिपॉयज थे, मतलब सिपाही थे, हर कोई आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो अपील की गई पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, नहीं फर्क पड़ता कि तुम कौन से कास्ट से हो, तुम कौन सी जाति से हो, तुम कौन से वर्ण से हो, तुम क्या काम करते हो, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन सभी को तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हुआ था ना।
तो लोगों को ना वो चीजें इंस्पायर करते हुए लोगों को बता रहे थे कि देखो तुम्हें अगर बदला लेना है अपने उसका, तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुआ है वो तुम्हारे बच्चों के साथ में ना हो, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो भविष्य तुम ठीक से कर जाओ ना, अपने बच्चों का भविष्य तो इसके लिए हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना होगा। राइट, सो इवन द प्रोक्लेमेशन वर इशूड बाय द मुस्लिम प्रिंसेस, और जो ये प्रोक्लेमेशन थी, ठीक है, वो कई मुस्लिम प्रिंसेस ने भी इसको निकाला इन देयर नेम, एंड दे टुक केयर द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदू। जो हालांकि वो मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को समझा कि देखो वाकई में इनके ऊपर ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और जो मुस्लिम प्रिंसेस थे उन्होंने भी इस तरह के इश्तिहार निकाले, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि तुम भी जाकर के इसमें पार्टिसिपेट करो। द रिवोल्ट वॉज लॉस एंड द, अगर रिवोल्ट सक्सेस होता है तो दोनों को प्रॉफिट होगा, अगर फेल होता है तो दोनों को ही हार का सामना करना पड़ेगा। द इश्तिहार वॉज सिंबल्स टू द एग्जिस्टेंस डिफरेंट द कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। तो इश्तिहार जो है वो दिखाए जाते हैं कि किस तरह से हम मुगलों के अंडर में भी तो हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे ना, तो अब भी हम क्या कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं और यूनाइट होकर इनको यहाँ से भगा सकते हैं। अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ द ऑपरेशन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द रिवोल्ट वर अगेंस्ट द एवरीथिंग रिलेटेड टू। अब ये जो प्रोक्लेमेशन थी, ठीक है, कौन सी प्रोक्लेमेशन थी, ये प्रोक्लेमेशन वो थी, उद्घोषणा जिसको बोलते हैं, कि ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर जो भी एक्सप्लॉयटेशन की है, तो सभी का टारगेट था कि हम ब्रिटिशर्स को अपना टारगेट बनाए, उनको यहाँ से भगाना था, मेन टारगेट ये था, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल एंड होना चाहिए, ब्रिटिश रूल को फिरंगी राज भी कहा गया, फिरंगी का मतलब होता है विदेशी, ठीक है। सो द ब्रिटिश एनेक्सेशंस एंड द ट्रीटीज वर कंडेम्ड बाय देम। तो इसके लिए द ब्रिटिश एनेक्सेशंस एंड द, तो ब्रिटिश के तरफ से जो है उनको कुछ ट्रीटीज वगैरह, अब ब्रिटिशर्स भी तो थोड़ी ना ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी, तो वो सरप्रेस करने के लिए अब मतलब तरह तरह के आइडियाज वो फॉलो करेगी, किसी को जो है वो खरीद लेगी, कि तुम, किसी को लालच दे देगी कि तुम जो है हमारी तरफ आकर के हमारा साथ दो, हम तुम्हें वहां का राजा बना देंगे, या तुम्हारी जो सीज की हुई जमीन है हम तुम्हें वापस लौटा देंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा हम पैसा देंगे, इस तरीके से कुछ को लालच दे करके अपने साथ मिला लेंगे, कुछ को किसी और तरीके से देंगे, कुछ को मार पीट करके इस तरीके से। तो रिवोल्ट को सरप्रेस करने के अब काफी सारे इंतजाम किए जाएंगे। पीपल वर एंगर्ड ड्यू टू द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू। लोग ज्यादातर गुस्से में क्यों होंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू इंपोज कर रखा था, खास करके पीजेंट्स के ऊपर। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि लोग इस रेवेन्यू के ज्यादा चलते वो लोग गांव से निकल करके और दूसरी जगह पर जाने लगे थे, कुछ लोग जंगलों में रहने लगे थे, तो कुछ लोग दूसरी जगह जाने लगे थे, ताकि कम से कम उनका ये जो रेवेन्यू का इम्पोज करना है उससे तो कम से कम बच सके ना। तो वो इसी तरीके से ज्यादातर गुस्सा होता है लोगों का, वो ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से था। सेटलमेंट दैट डिस्पोजेस द लैंड होल्डर्स बोथ बिग एंड स्मॉल, जो होल्डर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते थे, एंड द फॉरेन कमर्स हैड ड्राइवन आर्टिशंस एंड द वीवर रुइंस। तो रुइंस का मतलब होता है कि जो उनके साथ में हुआ, जो भी उनके साथ में हुआ, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो अपने पास्ट को याद करके किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया गया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर वो रिकॉल करते हैं और सबको अपना टारगेट बनाते हैं, व्हाइट मैन को। नेक्स्ट आता है सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव पावर। अब ये लोग ऑल्टरनेटिव, सर्च क्या होता है, खोज करना। ऑल्टरनेटिव पावर का मतलब होता है कि किस तरह की हमें दूसरी पावर अपने साथ में रखनी चाहिए। तो in place like the Delhi, Lucknow, Kanpur, the rebels tried to establish a kind of the authority and the administration once British had collapsed. हर कोई ये चाहता था, चाहे वो द प्लेसेस लाइक द दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, द रिबेल्स ट्राई टू, ये जो विद्रोही थे ये क्या चाहते थे, रिबेल्स ट्राई टू स्टैब्लिश अ काइंड ऑफ अथॉरिटी, ये एक ऐसी अथॉरिटी यानी कि अपनी अथॉरिटी लाना चाहते थे जिनमें उनका खुद का रूल हो, किसी के जो है प्रेशर में आकर ये काम ना करे, हमें खुले तरीके से हमने रूल करने, जैसे हम पहले रूल करते थे उसी तरीके से रूल करने दिया जाए। So it was tried to bring back the 18th century's मुगल वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें कि वो लोग किस तरह की अथॉरिटी चाहते थे कि हमारा अपना राज होना चाहिए, अपने राज्य में तो कम से कम हम शहनशाहों की तरह से रहें, ठीक है। तो ये रिकॉल करते हैं, उन मोमेंट को याद करते हैं जब मुगल पीरियड चल रहा था, तो सभी अपना ठीक ठाक से सब कुछ काम चल रहा था। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड बाय द रिबेल्स एम एट द मीटिंग एंड द डिमांड ऑफ वॉर। अब ये लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में आगे का प्लान क्या होना चाहिए इस तरह का डिस्कशन करते हैं।
war, but these structures did not survive the British the onslaught attack. लेकिन बच्चे ये जो ये प्लान कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं इनके प्लान में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको सरप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब ये कैसे रिवोल्ट का रिप्रेशन होता है, मतलब इस रिवोल्ट को कैसे दबाया जाता है। सो फर्स्ट होता है न्यू लॉ वर इनैक्टेड। अब इसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अब बहुत तरीके के एक्ट पास किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, और उन कानून का जो पालन नहीं करता है उसको पनिशमेंट देंगे, और जो करता है बेचारे वैसे भी मरे वैसे भी मरे। अब देखो क्या कहता है ये कि द लॉज एंड द लॉज वर इनैक्टेड। The British passed several laws to help the troops before the sending them to reoccupy North India. अब पहले उनको ना रिक्रूट करने से पहले उनको काफी जो है पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। सो द ब्रिटिश पास सेवरल लॉ, बहुत सारे लॉज को पास किया गया टू हेल्प द ट्रूप बिफोर द सेंडिंग। तो बिफोर सेंडिंग देम टू रीऑक्यूपाई द नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए काफी सारे लॉज, काफी सारे कानून बनाए गए। अब उन कानूनों में क्या बताया गया था कि नंबर ऑफ एक्ट वर पास्ड इन द मई के दौरान, मई एंड जून, क्योंकि रिवोल्ट भी तो मई में हुआ था ना, तो उस सिचुएशन में ये किया जाता है। विच ऑल्सो पुट द नॉर्थ अंडर द मटीरियल द आर्मी। तो ये नॉर्थ इंडिया में जो रिबेल चल रहा था ना, मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ कहता है कि वहां पर जो भी ब्रिटिश ऑफिसर थे, छोटे छोटे हेड भी होते थे ना वहां पर, उनको सबको ये ऑर्डर दे दिया गया कि कोई भी तुम्हें कोई भी इस तरह की जो एक्टिविटीज होती दिखाई दे ना रिबेल्स के रिगार्डिंग, तो तुम उसको शूट कर दो, ऑन द स्पॉट शूट कर दो। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी की पूरी फ्रीडम है, तुम ऑन द स्पॉट शूट कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरीके का मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया गया, राइट, ताकि लोग डर जाएं। आर्मी ऑफिसर्स एज वेल एज कॉमन एस्टैब्लिशमेंट वर एम्पावर्ड ट्राई टू द पनिश टू इंडियन ऑन द मोर सस्पिशियस। और इस तरीके से ऑफिसर्स को, जो इंग्लिश कॉमन मैन थे, छोटे छोटे ऑफिसर्स भी थे, उनको पावर दे दी गई कि तुम उनको शूट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंक्वेस्ट ऑफ द दिल्ली। अब सबसे पहले दिल्ली को कंक्वेस्ट करना था, क्योंकि देखो पहले ही जब उनको पता चला कि बहादुर शाह जफर ने उनको अथॉरिटी दे दी, उनका लीडर बनना स्वीकार कर लिया है, तो सबसे पहले हम दिल्ली को कैप्चर करेंगे, क्योंकि दिल्ली क्या थी, कैपिटल थी। और एक बार कैपिटल किसी दूसरे राजा के अंडर में आ जाती है तो बाकी की सारी चीजों को वो इजिली कैप्चर कर सकता है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हमें दिल्ली को कैप्चर करना चाहिए, राइट। सो द टू पावर लॉन्ग्ड, तो इसको ना दिल्ली को कैप्चर करने के लिए दो तरफ से ब्रिटिशर्स आते हैं, दो तरफ से ब्रिटिश की आर्मी आती है। अटैक वाज द ऑर्गेनाइज द कंक्वेयर दिल्ली। सो वन फोर्स, एक फोर्स जो थी मूव्ड फ्रॉम द कलकत्ता, एक कलकत्ता से आती है इनटू द नॉर्थ इंडिया, एंड सेकेंड फोर्स फॉर द पंजाब। तो ये जो नॉर्थ इंडिया यानी कि कलकत्ता से, कलकत्ता कहां पे, यहां से, तो एक तरफ इधर से दिल्ली, यहां पर मान लेते हैं दिल्ली, और इधर क्या है, कलकत्ता। तो एक जो कलकत्ता से इस पर अटैक करती इस तरफ से, दूसरा क्या था पंजाब से, एक यहाँ पर पंजाब है तो पंजाब से अटैक करते, और ये मेन में क्या थी, ये मेन में दिल्ली थी। तो दिल्ली पर दो तरीके से उनको टू प्रोंग यानी कि दो तरीके से उसको अटैक किया जाता है। ब्रिटिश वांटेड टू कन्फेड दिल्ली बाय द अर्ली, ब्रिटिश जो है चाहते थे कि जून 1857 तक हम क्या कर लें, इसको कैप्चर कर लें। और एक बार हमने दिल्ली को कैप्चर कर लिया ना, क्योंकि मेन वही था सेंटर, मेन अथॉरिटी तो वही सरवाइव कर रही थी ना, वही थी बहादुर शाह जफर। तो अगर एक बार हमने दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो इसका राजा भी हमारे अंडर में आ जाएगा और पूरी दिल्ली भी हम कैप्चर कर लेंगे। तो जो एक्टिविटीज यहां से बनकर चल रही है ना वो हो जाएंगी बंद, राइट। सो सिटी वॉज फाइनली कैप्चर्ड ऑन ओनली इन लेट। तो दिल्ली को कब कैप्चर किया जाता है, सितंबर 1857 में। तो दिल्ली को कर लिया जाता है कैप्चर, ठीक है। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है कि कैप्चर ऑफ द गैंगटिक प्लेन। अब गैंगटिक प्लेन को कैसे कैप्चर किया देखना, सरप्रेस करने के ये उनके आइडियाज जो थे वो फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से हम इस रिवोल्ट को दबा सकते हैं। तो गैंगटिक एरिया वाज कैप्चर विलेज बाय विलेज। अब गांव से मतलब हम क्या करते हैं कि पहले ना छोटे छोटे एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम बड़े एरिया की तरफ आएंगे। तो आसपास में जितने भी जो लोग थे, मतलब जो आसपास के एरिया में लोग रहते थे, तो पहले विलेज टू विलेज उनको कंक्वायर किया गया, गांव गांव को पहले कैप्चर किया गया। ब्रिटिश यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन अ गैंगटिक स्केल। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी आर्मी भेजी, मारा पीटा लोगों को और इस तरीके से उसमें उसको कैप्चर कर लिया, गांव को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया। कंट्री साइड एंड द पीपल वर वेरी होस्टाइल,
ठीक है, तो उनके ऊपर भी काफी मार पिटाई की गई। एज पर द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन अवध अबाउट द 3/4 एडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज रिबेल। अब बात करें किसकी, अवध की। ठीक है, अवध में अब देखो ना, कोई सिटी होती है तो उसमें छोटे छोटे गांव भी तो होते हैं ना, तो मेन सिटी को अगर कैप्चर करना है तो पहले गांव को उन्होंने कैप्चर किया, ये उनका प्लान था। पहले गांव को कैप्चर करेंगे, छोटी छोटी चीजों को कैप्चर करेंगे, फिर हम बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो अवध की बात करते हैं तो उसमें करीब करीब 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो कौन थी, वो रिबेलियन थे, जो कि रिबेल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबसे ज्यादा अवध से ही थे, राइट। द एरिया वॉज बॉट अंडर द कंट्रोल ओनली। अब ये जो एरिया था ये मार्च 1858 में आफ्टर द प्रोडक्टेड द फाइटिंग, बहुत फाइट करने के बाद आखिरकार उन्होंने मार्च 1858 में इसको कैप्चर कर लिया, राइट। उसके बाद दे ऑल्सो ट्राई टू ब्रोक द यूनिटी अमंग द लैंड होल्डर्स एंड द पीजेंट्स बाय द प्रॉमिसिंग टू गिव द बैक बिग लैंड होल्डर्स एंड देयर स्टेट। और कुछ को क्या किया गया, वहां के जो जमींदार थे ना या फिर जो लैंड होल्डर्स थे उनको बोला कि जो जमीनें आप लोगों से हमने ले ली थी हम तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तो जमींदार वगैरह भी उनके साथ मिल गए। अब जमींदार साथ मिल गए तो वो सारे उनको सीक्रेट्स बताते रहे, सीक्रेट बताएंगे तो वो उनके ऊपर इजिली कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और कमेंट करके बताना है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और कैसा समझ में आया। शेयर करना ज़्यादा अपने नियर डियर के साथ में, और इसको लाइक भी करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।